गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इज दैट क्या है, एक समान रूप से आवेशित बल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी रिंग के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा डायग्राम बताता हूँ कि जैसे बाकी सारे पॉइंट्स तो आपको पता है ना। इसमें देखो, एक समान का मतलब क्या है, चार्ज सभी मतलब हर जगह इक्वल होगा। प्लस चार्ज मान लीजिए सपोज दैट मींस पर वो भी कैसा है, इक्वल। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, आगे अगला वर्ड क्या है, आवेशित बलय। बलय आपको दिखाई दे रही है। बलय का मतलब रिंग, जैसे कड़ा टाइप का पहनते हैं ना हाथ में, क्यों, वो रिंग। ओके, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप वर्ड जानते हो, लेकिन इसके कारण नहीं पता आपको। तो एक काम करते हैं, जैसे कि मान लिया, जैसे मैंने इस पर चार्ज मैंने मान लिया ये कैपिटल क्यू है। कितना है, कैपिटल क्यू पूरी रिंग पर। और रिंग की जो भी बलय है, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली ए, और इसका केंद्र मान लिया मैंने ओ, और टारगेट है मेरा इससे आर दूरी पर। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। कोई एक रिंग है जिसकी त्रिज्या ए है, जिसका केंद्र ओ है, मध्य बिंदु नहीं बोलेंगे इसे, जिसका केंद्र ओ है, और इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो देखो, आपने जो पढ़ा है कूलाम का नियम, जैसे 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उसमें आपको बताया गया था कि Q1 Q2 पॉइंट चार्ज होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल्स टू जो फॉर्मूला बना था, देखो बिंदु आवेश पहले से ही चला आ रहा है कूलाम के नियम से, वहां पर आया, उसी से हमने ड्राइव किया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, E इक्वल्स टू 1/4 Q upon R स्क्वायर को। तो यहाँ पर भी Q पॉइंट चार्ज था, लेकिन आप सबसे पहला डेरिवेशन देख रहे हैं जिसमें चार्ज एक पॉइंट फॉर्म में ना होकर के कैसा है, रिंग पर पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब वो पूरी रिंग पर है तो क्या होगा, इन दिस सिचुएशन आप डायरेक्टली यहाँ पर जा करके जैसे Q यूज करो, R डिस्टेंस यूज करो, फॉर्मूला नहीं लगा सकते। समझ लो कि आप सोचोगे E इक्वल्स टू 1/4 और Q अपॉन आर स्क्वायर लगा दें, तो पूरी रिंग के एक साथ नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक काम किया जा सकता है, वो स्मार्ट वर्क ये कि आप यहाँ जा करके रिंग का थोड़ा सा एक अल्पांश मान लो। क्या मान लो, एक अल्पांश, एक अवयव। जैसे आप बोल दो सपोज दैट, जैसे ए से बी तक बोल दो आप इसे, ठीक है ना, छोटा सा भाग मान लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से इसका मैंने आवेश मान लिया, जैसे इसका आवेश है सपोज दैट डेल्टा क्यू, या तुम जो भी डी क्यू वगैरह कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। वैसे मैंने फिलहाल डेल्टा क्यू माना है। इससे और ये सारे इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट पे की दूरी, तो देखो धन आवेश ये पॉजिटिव है चार्ज पूरा, तो डेल्टा क्यू भी जो छोटा सा भाग लिया वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, होगी नहीं होगी दूर की ओर, क्योंकि धन आवेश से दूर की ओर होती है। अच्छा, इसे ए से आर मैंने इसको मान लिया सपोज दैट एक्स। ओके, अच्छा, उसके बाद मैंने एक काम और किया, मैंने मान लिया इस एंगल को थीटा। एक बात बताओ बेटा, अगर ये एंगल है थीटा, तो यह भी कितना होगा पक्का, थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में ई को, जिधर थीटा बनता है उधर आता है कॉस, तो इधर क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा इस डायरेक्शन में, ई साइन थीटा। शायद आप समझ पा रहे हो, मैं इसे थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। चलो इस पॉइंट को थोड़ा इधर लिख दो, ठीक है, ऊपर भी जाना है अभी। अच्छा, ऐसे ऊपर जाना है तो अगर जैसे जो अल्पांश आपने इधर माना है वैसे ही अल्पांश इधर माना जाता। अगर आप ऐसा ही अल्पांश अगर इधर मानते, समझाने के लिए बता रहा हूँ चीज़ों को तुम्हें, ठीक है ना, उसी के लिए बना रहा हूँ। जैसे अगर मैं इधर अल्पांश मानता तो क्या होता, मैं सेम डिस्टेंस पर, सेम मतलब डिस्टेंस सेम है, और चार्ज भी इसका डेल्टा क्यू होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है यहाँ पर, इसके कारण वह भी ई होती है। कितनी होती है, ई, इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर, इस बिंदु पी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश की। अगर ये ई होती, मैंने इस एंगल को भी कितना माना, ये थीटा,
अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली इधर भी थीटा बनेगा। अच्छा, और ई के साथ अगर इधर इस ई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई समान क्यों बोली मैंने, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज इक्वल है इसीलिए। ओके, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक अगर आप बनाते हो ब्रेक करते हो, जैसे कि इसका एक घटक ई कॉस थीटा इधर आया था, ठीक है, ऐसे ही इसका भी, इस ई का भी घटक इधर आएगा एक ई कॉस थीटा। ओके, और इसका एक घटक जाएगा इधर ई साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें ई साइन थीटा घटक एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ओके, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसल आउट, और ई कॉस थीटा घटक आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ऐसा हमने क्यों किया है, कारण क्या है इसका। अब क्या करेंगे हम, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पर इस अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देंगे। अब हम डायरेक्टली वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, तो पहले आप ये डायग्राम लिख लीजिएगा, जैसे डायग्राम के बारे में लिख दूंगा थोड़ा सा, आप डायग्राम बनाओ, मैं इधर लिख रहा हूँ, साथ के साथ चलते, तुम्हारा भी कम हो जाएगा, लैंग्वेज समझ में आएगी तुम्हारी, समझ लो तुम्हारी मर्जी है। जैसे मैं क्या लिखूँगा, जैसे कि माना एक वलय जो एक समान आवेश Q से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, a है। ओके, आगे क्या लिखोगे, माना वलय का केंद्र O है। टारगेट लिखते हैं, टारगेट क्या है, हमें वलय के केंद्र O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, जैसा सामने दिख रहा था वो सिंपल को लिख दिया। ठीक है, आगे लिखेंगे, हमने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक अवयव या एक अल्पांश बोल सकते हो, एक अल्पांश AB माना, जिसका आवेश डेल्टा Q है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, आवेश कितना है उसका, डेल्टा Q। तब आवेश डेल्टा Q के कारण के द्वारा भी बोल सकते हो, के कारण बोल देता हूं मैं। तब आवेश डेल्टा Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो, इसके कंपोनेंट्स के बारे में सोचो कि ई कॉस थीटा हो जाती है वो, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू रखो एक बार। ओके, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट नहीं, वीडियो को पोस्ट करिए यहाँ पर,
और आगे से कंप्लीट करके देखो, फिर देखना तुम्हारा सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच करता है या नहीं। ओके, सिंपल है, मैंने पॉइंट्स में चेंज कर दिया, आप कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिया, आप ऐड कर सकते हो। ई cos थीटा आपस में ऐड हो जाएगा ना, करो। चलो, अब जो तुमने करके देखा उससे अपना आंसर मैच करा के देखना। ओके, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में डेल्टा क्यू आवेश के कारण, इस डेल्टा क्यू आवेश के कारण ये जो आपने माना है यहाँ पर लिखने जा रहा है, तो क्या होगी ये 1/4πε0 और डेल्टा क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है x, मतलब x²। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला लगाया जो होता है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है ये। ओके, तो क्या करना है, ये कहाँ से आया उसके लिए आप पीछे जाइएगा। ओके, बस मैं ये बता दे रहा हूँ कि क्यों लगा दिया ऐसा हमने, क्यों कर दिया, क्योंकि इस चार्ज को मैंने पॉइंट फॉर्म में मान लिया, बहुत छोटा आवेश मैंने मान लिया है, तो अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। आप मना कर ही नहीं सकते, और रोक के दिखाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तुम कैसे रोक लोगे। चलो, तो e का स्टूबल अपन 4πε डेल्टा क्यू अपॉन x², और उसके बाद क्या करोगे, देखो एक चीज समझो, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने अभी बताया आपको, जैसे E और इसके घटक इधर ई cos थीटा इधर जा रहा था, जो अक्ष के अनुदिश बोला जाता है, मतलब OP जो अक्ष है उसके अनुदिश, और ई sin थीटा परपेंडिकुलर है। अब आप थोड़ा सा पहले एक चीज समझो कि ये जो रिंग है, मेरे पास कड़ा नहीं है, कड़ा, ये कड़ा होता तो और अच्छे से समझ में आता। देखो इसे ऐसे समझो आप, एक मिनट, देखो जैसे मेरे पास रिंग नहीं है, रिंग का मतलब होता है जो चूड़ी टाइप होता है। ओके, तो आप मान लें थोड़ी देर के लिए ये रिंग है, ये क्या है, रिंग। ओके, तो मुझे जो ये जो रिंग रखी हुई है ऐसे ही है, ऐसे नहीं, ऐसे रखी हुई है, ये बात क्लियर दिख रही है आपको, और मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट पर यहाँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉइंट माना थोड़ा सा ऊपर, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसके दो घटक हो रहे हैं, एक जा रहा है इधर सामने और एक जा रहा है नीचे, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है क्लियर। तो एक चीज, ये घटक आपस में जुड़ रहे हैं और एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, दिख रहा है डायग्राम से दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के दो घटक, मतलब घटकों में विभाजित करने पर घटक E sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ, चलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को घटकों में विभाजित करने पर, घटकों में विभाजित करने पर, लंबवत घटक बोलूं, अक्ष के लंबवत घटक, मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं, अक्ष OP, अक्ष OP के लंबवत घटक कौन सा है, E sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब देखो एक डाउट है कि एक दूसरे को कैसे, दूसरा घटक कहां से आ गया, तो जैसे इधर बन रहा है ठीक वैसे ऊपर है, तो दो घटक हो गए ना, इसीलिए तो चित्रानुसार बोल सकते हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा चाहो तो लैंग्वेज में चित्रानुसार, ये मत पूछ लेना चित्राकार, कुछ बच्चों का डाउट ऐसे ही रहता है। हाँ, नेक्स्ट क्या बोला मैंने, एवं, आगे लिखोगे, एवं घटक ई अक्ष के अनुदिश घटक, एवं अक्ष के अनुदिश घटक E cos थीटा आपस में जुड़ जाते हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वो इधर नहीं प्राप्त होगी, हमें अक्ष के अनुदिश प्राप्त होगी। किधर प्राप्त होगी, अक्ष के अनुदिश।
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मिटा दो थ्योरी को। मैं मानता हूँ आपने ये लिख लिया होगा, एक मिनट, ये हटा दिया मैंने। चलो हाँ, तो आगे क्या, ई cos थीटा घटक आपस में जुड़ेंगे ये, ओके। तब बोलेंगे अतः एच ओ पी के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ओपी, ओके। आप इसे चाहो तो क्या बोल सकते हो, ई ओपी भी बोल सकते थे हम इसे, या ई नेट भी बोल सकता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहाँ ई नेट नहीं बोल रहा, चलो ई ओपी बोल देता हूँ। ई ओपी कितना आएगा, ई कॉस थीटा कितना आएगा भाई। देखो घटक इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप बोलोगे, आपका एक डाउट हो सकता है यहाँ पर, पूछो क्या, मैं बताता हूँ। आप बोलोगे कि भैया ई कॉस थीटा दो घटक हो गए, तो आप इसका ट्वाइस क्यों नहीं कर रहे हो, दो घटक कर देते, मतलब ई कॉस थीटा दोनों को जोड़ करके लिखो कितना, 2 ई कॉस थीटा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ओके। क्यों, अभी मैं वजह बताता हूँ उसको। अच्छा यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से अगर आप ई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हो, इस वाली ई की वैल्यू को, तो ई ओपी कितना आएगा, ओपी सच पर बात कर रहा था मैं, इसीलिए ये लिख दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को रखोगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया वैल्यू ऑफ ई, एंड आफ्टर क्या है यहाँ पर ई कॉस, ई के बाद क्या था, ई कॉस थीटा मैंने कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अतः, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, therefore the total intensity of at point P, E आप चाहो तो इसी ई नेट बोल सकते हो, वो कितनी होगी। देखो आपने जो रिंग पर बात कर रहा था मैं, जैसे रिंग पर ये वाला पार्ट मैंने मान लिया ये अल्पांश है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अल्पांश है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे अल्पांश होंगे, उन सभी को हम जोड़ेंगे, जो ओपी के अनुदिश, मतलब एच ओपी जो बन रही है ना, इसके अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है ना, ये ओपी, इसके आगे मैंने लगा दिया सिग्मा, मैंने क्या बोला, सिग्मा ओपी। अब तुम बताओ कैसे भाई, ऐसे एच के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ऐसे छोटे छोटे आवेश जब लोगे तो ढेर सारे आवेशों का समूह बन जाएगा ना, तो मैं इसके साथ लगा दे रहा हूँ सिग्मा, ओके। मैं इसके साथ सिग्मा लगाने से क्या हो रहा है, सिग्मा लगाने से कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी, क्योंकि ये तो अभी एक आवेश के मतलब एक अल्पांश के बारे में बात की है, और इस पूरी रिंग पर ढेर सारे अल्पांश होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, सिग्मा। आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए इसे समीकरण नंबर 2 दे सकते हो बस, और आगे क्या बोलोगे, समीकरण 2 से क्या करना है साहब, कुछ नहीं साहब, अब तो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, बस ओपी की वैल्यू रखिएगा, सिग्मा डेल्टा क्यू जो भी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल क्यू के इक्वल होता है ना, मतलब होता क्या है, देखो ई नेट इजिकल्स टू, ये बना आपका सिग्मा, लगा लो आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए, अच्छा लग रहा है, डिजाइन तो मस्त बन रही है इसकी, सिग्मा ओपी, ये कितनी वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड कॉस थीटा। ये वाला सिग्मा किसके साथ जाएगा, डेल्टा क्यू के साथ, क्योंकि बाकी सारी चीजें अपने आप में कंप्लीट है, तो आप लिखोगे ई नेट इजिकल्स टू कितना, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी मतलब जो कॉस थीटा है उस कॉस थीटा को भी आप आगे लिख लीजिए, इस सिग्मा को लगा दो डेल्टा क्यू के साथ, किसके साथ लगा दिया मैंने, डेल्टा क्यू। अब तुम बोलोगे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि भाई इसी का तो अल्पांश है, बाकी तो सब कंप्लीट है,
तो सिग्मा डेल्टा क्यू बताओ कितना, सिग्मा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, अरे दादा इसकी वैल्यू होगी क्यू के इक्वल, कितने के इक्वल होगी क्यू, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे क्यू बस। ई नेट इक्वल्स टू आ जाएगा, सी पे क्यू रखते 1/4πε0 और ये क्या है कॉस थीटा, और ये टोटल कितना हो गया कैपिटल क्यू और अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो मेरा जो टारगेट था वो था आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ठीक है ना पहला, तो इस x को हटा करके r को लाना पड़ेगा यहाँ, और cos थीटा का क्या मतलब है, ये थीटा हमें नहीं दिया क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, तो फिर एक काम करते हैं cos थीटा को हटा दो और r को हटा दो, मतलब x को। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, या ट्रायंगल क्या तुम डायरेक्टली देख पा रहे हो इस ट्रायंगल में, मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया पर्टिकुलर क्योंकि कल्पांश पूरा ए भी है। तो देखो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो ये त्रिभुज से बन रहा है ना, 90 एंगल है ये, ओके, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये कर्ण का वर्ग कितना होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बताओ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बात चलो ठीक है, ये तो वैल्यू किसकी आ गई यहाँ से एक्स स्क्वायर की। उसके अलावा एक बात देखो कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ से, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ये होता है आधार बट्टे, आपको याद होगा शायद लाल बट्टे कक्का से आधार बट्टे कर्ण, तो आप देखो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, आधार ये रहा आर और कर्ण कितना है यहाँ पर एक्स, यही तो है, इतना ही तो बना। तो आप एक काम करिएगा, देखो सिर्फ अगर मैं इसमें cos थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या लिखें, इसे लिखोगे क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में नोट कर लेना, ओके। तो कोई काम करते हैं, इस वाले पार्ट को अभी मत लिखना, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना लिखना, मैंने इसे हटा दिया, डेरिवेशन अच्छा है, फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता मेरे एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी तैयार होना चाहिए क्योंकि वैसे साइड बुक का पार्ट है, एनसीईआरटी में है शायद इसका क्वेश्चन। देखो कितना बनेगा यहाँ से, ई नेट कितना आएगा 1/4πε0, और देखो q अपॉन एक्स स्क्वायर को तो आप इसे योगफल तो लिख दो, इस वाले पार्ट को तो मैंने योगफल तो लिख दिया है, और आप देखो सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा कितना है यहाँ पे आप लिख करके छोड़ोगे से cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना, ये है r अपॉन एक्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना r अपॉन एक्स, इतना लिख लो, ओके। तो यहाँ से ई नेट कितना बनेगा, ये ई नेट इज इक्वल्स टू ये एक्स क्यू हो जाएगा, मतलब 1/4πε0 और क्यू आर अपॉन एक्स क्यू, ओके। अच्छा देखो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से जब x की वैल्यू आएगी ये वाला 2 और यहाँ से हटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर, ये 2 है ना, इधर जाते ही हो जाएगी ये 1/2, यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो ई नेट निकालिए यहीं से, आपको समझाने के लिए लिख दिया था साइड में बस, ओके। ई नेट इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से, देखो 1/4πε0 और क्यू आर अपॉन एक्स की वैल्यू जो है ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर कितना है 1/2, ये तो वैल्यू एक्स की है, इसकी भी होल पावर क्या है 3, तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, तो इसीलिए जो ई नेट आएगा निकल करके वो कितना आएगा, ई नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू आर अपॉन ये कितना लिखा हुआ है, ये है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और देखो ये 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ओके। अच्छा चलो ठीक है, तो ये तो आपका है फाइनल आंसर, आप न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलम लिख दिया मैंने। तो ये फॉर्मूला पहला जनरल आपको याद होना चाहिए, उसके अलावा इसमें कुछ केसेस होते हैं,
कि अगर इस आर पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा दूरी पर ले जाएं, बहुत ज़्यादा पास ले आए तो क्या होगा। तो वो दो केस और डिस्कस करते हैं, पहले आप इसे लिखिएगा, ठीक है। अच्छा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे ये, बस इसके दो स्पेशल केस और देख लेते हैं, एक दो जो भी है। तो मैं इसे हटा देता हूँ नीचे से, ये भी हटा दो। लिख लो पहले आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या? इसका रिमाइंडर पार्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी विशेष स्थितियां देख लेते हैं, स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले से मैंने मान लिया, माना आप एक बात देखो, ए आर को 0 मान लो, ये जो आर डिस्टेंस है, अगर मैं आर को क्या मान लूँ, आर इजिकल्स टू 0, इसका मतलब है इस पॉइंट को पकड़ करके रिंग के सेंटर पर ले आओ, इसको पकड़ के कहाँ ले आओ, रिंग के सेंटर पर। अगर आप यहाँ इसमें आर 0 रखोगे तब गौर से देखो, अगर यहाँ 0 आएगा, ऊपर 0 आएगा तो 0 बड़ा कुछ भी हो, सब कुछ हो जाएगा 0, तो ई कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब यह हुआ कि एक समान रूप से आवेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 के बराबर होती है। सेकंड पॉइंट, सेकंड अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो आर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं मान लिया इसे यदि कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो मैंने अगला लिखा, जैसे यदि कितना आर को बहुत ज़्यादा बड़ा मानना, मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तब अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, ए को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ए को नगण्य मानकर छोड़ने, और जैसे आप नगण्य मानकर इसे छोड़ोगे तो ई नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो क्यू आर ऊपर है और अपन देखो इसे छोड़ दिया तो कितना बचा नीचे, आर स्क्वायर की होल पावर कितना है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। ई नेट कितना बना है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा ये क्यू आर अपॉन, यहाँ पर आर की घात बनेगा 3, और इस एक आर से और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं अभी से हटा देता हूँ। आपका फाइनल आंसर कितना बना बताओ, आपका फाइनल आंसर बना यहाँ पर ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और बाद में क्या हो रहा है, घटती जा रही है, तो कहीं किसी न किसी पॉइंट पर तो वो मैक्सिमम होगी। तो एक लास्ट इसमें थर्ड पॉइंट रहता है जो बहुत ही स्पेशल है, आप इसे नोट करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। देखो लास्ट केस वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता की स्थिति, अधिकतम तीव्रता की स्थिति का मतलब देखो यहाँ पर 0 है, बाकी वो डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूअस, तो ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैक्सिमम पॉइंट ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, और इंट्रेंस एग्जाम को लेकर तो बहुत ज़्यादा IIT नीट वगैरह को लेकर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं बनने के, इसीलिए अच्छे से तैयार करें। देखो समीकरण 3 से शायद आपने लिखा हो कहीं, समीकरण 3 मतलब ई की जनरल वैल्यू जो हमने निकाली थी d/dr और ई की वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, कर क्या रहे हो, इसे 0 क्यों कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपका है, अवकलन का पार्ट है, मतलब मैथ में जा करके, ठीक है, वहाँ पर आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं तब ये समझ में आता है, तो थोड़ा सा बायो वाले स्टूडेंट के लिए दिक्कत रहेगी, तो आप इस केसेस को थोड़ा सा याद रखिएगा कि अधिकतम या न्यूनतम, वैसे अधिकतम या न्यूनतम वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूँगा इसे, जब भी अधिकतम या न्यूनतम की बात की जाती है तब हम बात करते हैं उनके डेरिवेटिव की, अवकलन की, ठीक है ना, अवकलन सॉरी। तो ई की वैल्यू कितनी थी वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू आर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ओके, तो देखो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो ये बाकी का पार्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्यू वाला पार्ट और सब ये तो रहेगा कांस्टेंट और आ जाएगा बाहर क्यू अपॉन 4πε0 और कितना है ये सॉरी ये नहीं आएगा, ये उसके अंदर आ रहा है हुआ ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशियल किसका होगा d/dr और r तो ये है ये, इसको ऊपर ले जाओ। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो देखो ये रहा r ऊपर वाला और इसको ऊपर ले जाओ कितना आएगा a स्क्वायर r स्क्वायर टू द होल पावर -3/2 हो जाएगा और ये बच्चों कितना 0। अब यहाँ पर एक अवकलन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे d/dx और फर्स्ट सेकंड लिखा हो तो होता है फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का अवकलन और फिर आता है प्लस सेकंड फंक्शन जो भी उसे छोड़ दो और फर्स्ट का अवकलन, इसको लगाना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा बट कोई नहीं। अब मैं डायग्राम को हटा देता हूँ, ठीक है, और फिर से कंप्लीट हो जाएगा जिससे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये टॉपिक। देखो यहाँ से आगे Q/4πε0 इतना, इसमें क्या है फर्स्ट को छोड़ दो, जैसे मैंने R को छोड़ दिया फर्स्ट मानकर, फिर सेकंड का अवकलन मतलब सेकंड उसके साथ d/dr लगा दो, यहाँ इन टर्म्स ऑफ x लिख करके दिखाया, r है तो r यूज करेंगे। ओके, और r था इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशियल कर रहा है, अगर किसी ने इसे इन टर्म्स ऑफ x ड्राइव किया है तो वो x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेगा। ओके, तो ये d/dr और कितना a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी होल पावर कितना है -3/2, फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ दो मतलब a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 और फर्स्ट का डिफरेंशियल d/dr और ये r। ओके, और शायद आपको मालूम होगा इजिकल्स टू कितना चल रहा है 0, क्योंकि d/dr मतलब ये dr कितना हो जाएगा, ये होता है 1, शायद आपको याद हो तो ये Q/4πε0 और कितना ये r, यहाँ पर क्या होगा ये फॉर्मूला होता है एक, यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ d/dr और r टू दी पावर n का, ठीक है ना, ये पावर आ गई थी और पावर में से एक घट जाता है। देखो x होता है फॉर्मूले में, मैंने जानबूझ के यहाँ r लिखा है क्योंकि r की जरूरत है फिलहाल, पावर आ गई थी तो ये माइनस का 3/2 आगे आएगा और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी होल पावर -3/2 में से कितना घट जाएगा 1। ओके, और जो x के स्थान पर देखो फॉर्मूले में आता है r और r की जगह पर आया हुआ है कंप्लीट ये, तो इसका एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे मतलब d/dr और इस ये वाला पार्ट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं बस इतना, ये मतलब क्वेश्चन यहाँ तक आ गया और ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका था और प्लस ये बचा इसमें, तो ये तो 1 हो चुका है, कितना बचा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी होल पावर -3/2 और उसके बाद आएगा बड़ा ब्रैकेट। ओके, और इजिकल्स टू 0। देखो तो Q/4πε0 और कितना बनेगा यहाँ से माइनस का, देखो इसका मल्टीप्लाइज कंप्लीट में हो रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। इस r को ये रख दे दो, इस r को ये रखूँगा और ये -3/2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर, देखो 2 × 2 और 3 5 मतलब -5/2 और देखो इसका डिफरेंशियल करो, इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो a स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 0 और r स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2r। ओके, और ये मतलब पुस्तक बंद कर दिया और ये वाला पार्ट कितना है प्लस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी होल पावर कितना -3/2 और इजिकल्स टू कितना आ गया, जगह ही कम पड़ गई बिल्कुल, बराबर 0 यहाँ कर दिया। ठीक है, चलो कितना बनेगा यहाँ से, तो ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये बनेगा Q/4πε0 और मल्टीप्लाई करते हैं आगे, देखो इस r का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये वाला 2 तो कैंसिल आउट करेगा इसको। ओके, r और r कितना हो गया r स्क्वायर और यहाँ पर -3 लिखा है तो हम -3 लिख देते हैं, -3 ऑलरेडी है, यहाँ पे कितना है ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी होल पावर -5/2। ठीक है, ये तो था मजरा कोष्टक, मैंने उसे ला दिया, उसकी जरूरत नहीं है। और ये कितना है यहाँ पर, ऐसे मैं इसे यही छोड़ सकता था इस वाले पार्ट को,
मतलब ये नॉन जीरो रहेगा। यहाँ पर एक बात लिख करके छोड़ देता, क्योंकि मैं लिख देता Q/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता तो पक्का ये जीरो होगा, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता, ठीक है, जिससे कि तुम्हें लिखने से इसलिए बच जाओगे। ये तो बहुत कम हो गया। चलो आगे कितना है यहाँ पर, ये था आपका a² प्लस r² टू दी होल पावर माइनस का 3/2 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, मैं इस साइड से हटा रहा हूँ इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, मानता हूँ 1 2 3, चलो डन। तो कितना होना है, क्या है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का 5/2 है, यहाँ पर माइनस का 3/2 है। अब ऐसे अगर यहीं पर देखते तो माइनस का 3/2 ये वाला पार्ट कॉमन आ जाता है, ये वाला पार्ट है ना। तो एक काम करो, यहाँ से कॉमन निकाल लो माइनस का 3/2, मतलब नहीं बात समझ में। देखो अगर मैं इस माइनस के 5/2 को इसको इस फॉर्म में लिखूँ, मतलब माइनस का 3/2 और माइनस का 1, तो तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे क्या, नहीं। और इन द सिचुएशन देखो ये वाला पार्ट, ये डिफरेंट कलर से बताऊं, देखो डिफरेंट कलर में रेड, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर भी है, माइनस को मैंने ब्रेक किया जानबूझ करके माइनस के 5/2 को, और ये कॉमन आ रहा है या नहीं, कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन निकाल लो, कितना बन रहा है, जैसे आप इसे कॉमन लेंगे a² प्लस r² टू दी होल पावर कितना है -3/2, जैसे कॉमन निकाला तो कितना आएगा ये -3r², और यहाँ पर इसकी देखो होल घात -1 बची, मतलब यहाँ पर कितना a² प्लस r² की होल घात कितना -a, और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 1 और इक्वल्स टू 0। तो इसकी होल घात -1 है, तो ये क्या होगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, मतलब a² प्लस r² टू दी होल पावर, देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ये जीरो नहीं है, पक्का आप इसे जीरो कर दो, यहाँ पे बोलोगे सिंस a² प्लस r² टू दी होल पावर -3/2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है तो पक्का ये जीरो होगा, करके देखो जीरो कैसे आएगा आंसर, तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है 3r²। देखो ये वाला पार्ट जब नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इसके a² प्लस r², ओके, और प्लस कितना 1 इजिकल्स टू कितना 0, आप इसके बाद अपॉन 1 मान लो, एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो कितना आएगा 3r² और प्लस ये जहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा a² प्लस r², और अपॉन कितना अपॉन आएगा a² प्लस r², हमने एलसीएम लिया यहाँ पर a² प्लस r² को, और इजिकल्स टू 0, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो देखो 3r माइनस 3r² है, r² इसमें से घटाओ कितना आएगा माइनस का 2r², और प्लस कितना ये a², इसका इधर गुणा कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 0 हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, किसको ट्रांसफर करना है बताओ, तुम वही कर रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाले हम यहाँ से, r निकाले, चलो r निकालते हैं, r निकालेंगे तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, मैं इसको ट्रांसफर करूँगा तो कितना आएगा ये -2r² और इधर हो जाएगा माइनस का a², माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम ये बोलते हैं कि दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, दोनों तरफ माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो भी तो ये माइनस कट जाएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ रहा है ये आएगा 2r² इजिकल्स टू कितना a², तो यहाँ से r² इजिकल्स टू आएगा a²/2, इसे लिख सकता हूँ मैं r² इजिकल्स टू, देखो इसको लिखा जाता है प्लस माइनस a/, इस 2 को देखो, इस 2 को मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे बताता हूँ, इस 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2, मतलब जो 2 होता है वो कितना होता है √2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो देखो a² अलग है, √2 का स्क्वायर अलग है, तो क्या करेंगे हम करेंगे दोनों पे, दो इस स्क्वायर को दोनों पे लगा देंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं हम a, तो और इसको कितना लिखेंगे √2 का, यहाँ पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस माइनस को लेंगे उसके साथ इसका होल स्क्वायर, तो r बराबर कितना आएगा यहाँ से प्लस माइनस a/√2, ये वाली वैल्यू, इसका मतलब यह हुआ कि इतनी वैल्यू पर ये क्या है, यहाँ पर ये r दूरी है वलय के केंद्र से, और a क्या है वलय की त्रिज्या, ठीक है ना, रिंग की रेडियस है, ओके। तो इतनी दूरी पर वैद्युत की पता कैसी होगी, अधिकतम होगी, प्लस और माइनस हो रहा है, इसे भी देख लेते हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बस मैं इसका एक डायग्राम और बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे, ठीक है। देखो
अब बना रहे हैं हम किसी भी वलय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी जो वैल्यू है उसमें चेंजेस कैसे कैसे होता है, एक ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहला जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपको स्पेशल केसेस में E इक्वल्स टू जीरो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है। मूल मतलब वलय के केंद्र पर सबसे पहले जीरो हो गया। सेकेंड जो E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू आर अपॉन कितना था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। तो यहाँ से निकला ई प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। ई प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के। इसका मतलब है वो समानुपाती, मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी आपको और कहाँ जाकर के अधिकतम हो जाएगी, जब आर की वैल्यू कितनी होगी a/√2, आप a/√2 बोल दीजिए बस, ठीक है ना। तो जब आर बराबर हो जाएगा a/√2 की, मतलब वलय की यहाँ पर ए क्या है, सबको पता है ए जो भी वलय आपने ली है उसकी त्रिज्या है, जो भी रिंग ली है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, आप जब मैंने बोला था आपको जो सेकंड केसेस बताया था क्या था, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जब आर का मान ए से बहुत ज्यादा था तो उस कंडीशन में फॉर्मूला भी निकला था कितना था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई कैसा आएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। शायद आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ये चार केसेस आपके पास हैं तो आप ग्राफ को इजीली बना सकते हो। देखो कैसे मैं इसे हटा रहा हूँ, सामने लिखे हुए हैं, इसे भी हटाने की जरूरत है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ जीरो है, सेकंड केसेस में वो बढ़ेगी इस तरह से स्टेट, और कहाँ तक हाईएस्ट कहाँ पे पहुँचनी है, ये हाईएस्ट पहुँचेगी ये, अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू मान लेता हूँ उसे, तो यहाँ पर आर बराबर हो चुका होगा a/√2 के, ओके, a/√2 के। और उसके अलावा कितना है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये ग्राफ बनेगा इधर, यहाँ पर ई कैसा है, प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पर ई क्या है, यहाँ ई जीरो है स्टार्टिंग में, और यहाँ ई कैसा है मैक्सिमम, इस पॉइंट पर ई मैक्सिमम, और इस पॉइंट पर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, तो ये ग्राफ रहता है किसी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत अच्छा टॉपिक है, मस्त है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे। अब अगला टॉपिक रहेगा अपना गॉस की प्रमेय और वैद्युत वल रेखाओं के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ओके, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ओके, बाय, टेक केयर।